एक यंग मैन लो मिंगफी को एक वुमन से मैसेज मिलता है जिसमें उसे एयरपोर्ट जाने और सीसी लाइन खोजने के लिए कहा जाता है। मिंगफी को एक सबवे कार्ड दिया जाता है और उसे बताया जाता है कि एयरपोर्ट पर ही एक सबवे है। उसे सबवे में जाना है और वो ट्रेन लेनी है जो कैसल कॉलेज जा रही हो। मिंगफी जब एयरपोर्ट पहुंचता है तो वो एक सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है कि सीसी लाइन कहाँ मिलेगी, लेकिन गार्ड उसे इग्नोर कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो एक बेगर है। जल्दी ही मिंगफी को पता चलता है कि बाकी सभी लोग भी उसे बेगर की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं। फिर उसे समझ आता है कि अमेरिका के बेगर्स उसी तरह के कपड़े पहनते हैं जैसे उसने पहने हैं। इससे ये और साफ हो जाता है कि वो चाइना से आया है। जब वो हार मानने ही वाला होता है तो एक यंग मैन फिंगर वॉन फ्रैंक्स उसके पास आता है। वो मिंगफी को बताता है कि वह भी कैसल कॉलेज जा रहा है और उसे रास्ता पता है। फिंगर मिंगफी को सबवे तक ले जाता है और उसे बताता है कि नॉर्मल डिग्री को पूरा करने में 4 से 5 साल लगते हैं, लेकिन वह इसे बार बार दोहरा रहा है और अब ये उसका 8वां साल है। वो अब एक एफरे है। वह ये भी जोड़ता है कि ट्रेन ही कॉलेज जाने का एकमात्र रास्ता है। ट्रेन का वेट करते हुए मिंगफी अचानक ट्रांस में चला जाता है जहां वह एक अननोन यंग मैन को देखता है जो उसे अपना ब्रदर बुलाता है। इससे पहले कि वह और जानकारी ले पाता, फिंगर उसे जगाता है और बताता है कि ट्रेन लगभग आ चुकी है। उन्हें अपनी आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड को अपना आइडेंटिटी कार्ड स्वाइप करना होता है। मिंगफी गार्ड के पास जाता है और अपना परिचय देता है। जब गार्ड को एहसास होता है कि मिंगफी नया एस-रैंक स्टूडेंट है जिसे स्कूल में एडमिट किया गया है तो वो हैरान हो जाता है। फिंगर भी इसमें शामिल हो जाता है और कहता है कि मिंगफी को ट्रेन के बजाय प्लेन से लाना चाहिए था। गार्ड कहता है कि बस उसे अपना कार्ड स्वाइप करना था और ट्रेन बिना किसी डिले के आ जाती। मिंगफी जैसे ही अपना कार्ड स्वाइप करता है, सबवे की लाइट्स तुरंत जल उठती है और सिस्टम अनाउंस करता है कि ट्रेन आ रही है। कुछ ही समय में ट्रेन आ जाती है और मिंगफी का स्वागत प्रोफेसर गुंदरन करता है। कॉलेज जाते समय प्रोफेसर उसे एक कॉन्फिडेंशियल फॉर्म साइन करने के लिए देता है ताकि उसे सब कुछ समझाया जा सके। फॉर्म साइन करने के बाद मिंगफी को बताया जाता है कि स्कूल ड्रैगन्स का अध्ययन कर रहा है और उन्हें कैसे मारा जाए ये सीख रहा है। बाहरी दुनिया के लोग ड्रैगन्स को मिथ मानते हैं और यही मिंगफी भी मानता था। तभी उसे फिर से एक सोल विजन होता है और वो पहले देखे गए बॉय को फिर से देखता है। वो बॉय उसे बताता है कि जो कुछ उसने सुना वो सब सच है। वो ये भी बताता है कि ड्रैगन राजा का ओरिजिनल एंसेस्टर ब्लैक एम्परर निधोग हजारों साल पहले अपने ही थ्रोन पर मारा गया था। पूरा माउंटेन आइस से भर गया था और जिन लोगों ने ड्रैगन को मारा उन्होंने उसके मैसिव कॉर्प्स को माउंटेन के टॉप पर रख दिया। जिस दिन वह मरा उसे न्यू एज की शुरुआत माना गया। लोग ड्रैगन की मौत का जश्न मना रहे थे। मिंगफी उस बॉय से पूछता है कि क्या वो ड्रैगन से रिलेटेड है, लेकिन वो मना कर देता है। नॉर्मल स्टेट में लौटने के बाद एक मैन मुसाशी तोयामा आता है और मिंगफी को प्रूफ दिखाने की कोशिश करता है कि ड्रैगन्स सच में एग्जिस्ट करते हैं। वे उसे एक स्केल दिखाते हैं, लेकिन ये मिंगफी को कन्विंस करने के लिए काफी नहीं होता। फिर वे उसे एक बेबी ड्रैगन दिखाने का फैसला करते हैं जिसे 1796 में खोजा गया था। बेबी ड्रैगन तब से स्लीपिंग स्टेट में है। जब मिंगफी करीब जाता है तो ड्रैगन अचानक हिलने लगता है और ग्लास कंटेनर से बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है और फिर से सो जाता है। प्रोफेसर कहता है कि शायद मिंगफी के ब्लड लाइन ने ड्रैगन को अवेकन कर दिया है। वह यह भी जोड़ता है कि वे लकी थे कि उन्होंने पिछले साल नैनो कंटेनर बदल दिया था, वरना यह डिजास्ट्रस हो सकता था। कुछ समय बाद वे अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं और प्रोफेसर मिंगफी का आधिकारिक रूप से कैसल कॉलेज में स्वागत करता है। जैसे ही वे हॉलवे से गुजरते हैं, प्रोफेसर मिंगफी को बताता है कि रिसर्च के अनुसार चाइना में कई हाई लेवल ड्रैगन सो रहे हैं। मिंगफी देखता है कि वहां कोई स्टूडेंट्स नहीं है और पूछता है कि क्यों। प्रोफेसर को अपनी गलती का एहसास होता है और वो तुरंत मिंगफी से कहता है कि नीचे झुक जाए। वो भूल गया था कि आज लिबर्टी डे है और स्टूडेंट्स आमतौर पर वॉर गेम्स में हिस्सा लेते हैं। स्कूल में 2 क्लब्स हैं, लायनहार्ट सोसाइटी और यूनियन स्टूडेंट्स, जो हमेशा वॉर गेम्स में एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। लायनहार्ट सोसाइटी का लीडर है चूज होंग और यूनियन का प्रेसिडेंट है काइजर गट्टुसो। अचानक
दोनों क्लब्स के स्टूडेंट्स हर दिशा से प्रकट होते हैं और बैटल शुरू हो जाती है। प्रोफेसर गुंदरन को गोली लग जाती है। प्रक्रिया पूरी होती है और कुछ मिनटों बाद वह जमीन पर गिर जाता है। दोनों क्लब्स में अब केवल उनके लीडर्स और एक स्नाइपर बचा होता है। सीजर और जेहोंग एक से एक ड्यूल करने का निर्णय लेते हैं। मुकाबला शुरू होता है और मिंगफी बस साइडलाइन से सब कुछ देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। उसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो वास्तविक है। मिंगफी को गोली लगने ही वाली होती है। तभी सर्वाइविंग स्नाइपर नोनो, जो कि एक रेड हेड लड़की है, उसे बचा लेती है। जब उसे लगता है कि नोनो मर चुकी है तो वो गुस्से में भर जाता है। वह एक गन और राइफल उठाता है, दूसरे स्नाइपर के सिर में गोली मारता है और सीहंग और सीजर पर एक घातक शॉट दागता है। मिंगफी अभी भी अपने दुख में डूबा होता है। तभी ट्रम्पेट बजने की आवाज सुनाई देती है। मेडिक्स तुरंत बैटलफील्ड में पहुंचते हैं और घायलों का इलाज शुरू कर देते हैं। एक अन्य टीचर प्रोफेसर मैनस्टीन वहां आता है और इस बारे में शिकायत करता है कि सब कुछ कितना महंगा है। मिंगफी अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहा होता है कि क्या हो रहा है। तभी गुंदरन उसके पास आ जाता है। मिंगफी डर जाता है कि उसने कोई गोस्ट देख लिया, लेकिन गुंदरन उसे आश्वस्त करता है कि वह जिंदा है। गुंदरन फिर पूरी स्थिति उसे समझाता है और बताता है कि इस लड़ाई में इस्तेमाल की गई बुलेट्स सिर्फ सेडेटिव से भरी हुई थी। आखिरकार सभी स्टूडेंट्स उठ जाते हैं और प्रोफेसर मैनस्टीन प्रिंसिपल अंजू को कॉल करने की बात करता है ताकि वो वॉर गेम्स को रोक सके। वो प्रिंसिपल से शिकायत करता है कि रेनोवेशन की लागत बहुत अधिक है, लेकिन प्रिंसिपल उसे स्टूडेंट्स को अपनी मर्जी के अनुसार एक्ट करने देने को कहता है। एंड्रू कहता है कि स्कूल किसी भी डैमेज के लिए भुगतान करेगा। प्रिंसिपल छात्रों से कहता है कि वो इस साल वापस नहीं आ पाएगा और मैनस्टीन को मिंगफी को फोन देने के लिए कहता है। एंड्रू मिंगफी का स्वागत करता है और मजाक में कहता है कि उसने 2 एस रैंक स्टूडेंट्स को हरा दिया। वो कहता है कि उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि मिंगफी खुद भी एक एस रैंक जूनियर स्टूडेंट है। ये पता चलता है कि जेहंग प्योर ब्लड का है जबकि कीजर हाइब्रिड ब्लड का है। कॉल समाप्त होने के बाद अंजू और एक अन्य प्रोफेसर मैंस चर्चा करते हैं कि उन्हें छात्रों को ट्रेन करना होगा और बैटल रेडी बनाना होगा। हालांकि मैंस का मानना है कि उन्हें एक प्रोडिजी की जरूरत है जो बेहद कैपेबल हो। वे झंग और कीज को स्ट्रांग मानते हैं, लेकिन अब वे मिंगफी पर भी विचार कर रहे हैं। फिर उनकी चर्चा हिल्स ऑपरेशन पर जाती है जो अगले दिन के लिए निर्धारित है। मैंस कहता है कि डी शंग और एकी पानी में गोता लगाने के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें सावधान रहना होगा कि वे वहां सो रहे ड्रैगन को जगा न दें। स्कूल में वापस मिंगफी अपने डॉर्म रूम में पहुंचता है और पाता है कि फिंगर उसका रूममेट होगा। फिंगर उसे स्कूल का टूर देता है और बताता है कि यहाँ कई गैम्बलिंग स्किल्स हैं जो उन्हें मैजिक अभ्यास करने में मदद करती है। एक स्टूडेंट मैजिक करने की कोशिश में कंट्रोल खो देता है और एक वाटर मॉन्स्टर को आजाद कर देता है, लेकिन एक टीचर आकर उसे रोक देता है। मिंगफी खुद को एक ट्री के सामने खड़ा पाता है जिसकी आधी पत्तियां सूखी है और आधी हरी भरी। फिंगर उसे बताता है कि लेजेंड के अनुसार निधोग द ब्लैक ड्रैगन एम्परर इस ट्री के नीचे हराया गया था और अब ये ट्री कॉलेज का सिंबल बन चुका है। ह्यूडेरियन उन्हें ट्री के सामने खड़े देखता है और मिंगफी को अपने डॉर्मेट्री में वापस चलने के लिए कहता है। डॉर्मेट्री पहुंचने पर गुंदरन उसे उसका स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड देता है और बताता है कि उसे अगली सुबह 3E टेस्ट में भाग लेना होगा। यदि वो फेल होता है तो उसे घर भेज दिया जाएगा, लेकिन उसकी यादें मिटा दी जाएंगी। गुंदरन कहता है कि अब उसके ब्लड लाइन का मूल्यांकन करने का समय आ गया है। वह एक रिकॉर्डिंग बॉक्स निकालता है जिसमें निधोग की रो रिकॉर्ड है जिसे इंपेरियम यानलिंग के रूप में जाना जाता है। गुंदरन साउंड प्ले करता है और उम्मीद करता है कि मिंगफी को कुछ महसूस होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मिंगफी पहले जैसा ही सामान्य रहता है और कोई रो नहीं निकालता। गुंदरन मानता है कि मिंगफी के ह्यूमन जीन्स ने उसके ड्रैगन जीन्स को सप्रेस कर दिया है। तभी उसे कुछ याद आता है और वो तुरंत कमरे से बाहर भाग जाता है, इससे पहले कि वो मिंगफी को और कुछ बता सके। गुंदरन के जाने के बाद फिंगर स्कूल न्यूज नेटवर्क पर यह डाल देता है कि मिंगफी ने इंपेरियम का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर वो मिंगफी को बताता है कि वो उसकी मदद कर सकता है ताकि वह 3E टेस्ट पास कर सके। बाद में जहांग और काइजर को पता चलता है कि मिंगफी ने टेस्ट में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी,
इम्पेरियम के साथ रेसोनेट करने के थोड़ी देर बाद गंदरीन मैनस्टीन को लाइब्रेरी में मिलने के लिए बुलाते हैं। मैनस्टीन और गुंदरन किताबों के माध्यम से ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि मेंगफाई ने रेसोनेट क्यों नहीं किया। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मिंगफी शायद व्हाइट एम्परर की ब्लड लाइन से आता है, जिसने निधॉक को एक भीषण युद्ध में चुनौती दी थी। व्हाइट एम्परर ब्लैक एम्परर से हार गया और उसके सभी वंशज उसके साथ दफन हो गए। मैनस्टीन कहते हैं कि अगर कोई संभावना है कि मिंगफी वास्तव में व्हाइट एम्परर का वंशज है तो उसे रिसर्च का सब्जेक्ट बनना चाहिए। हालांकि कुंदेरन कहते हैं कि वे नहीं चाहते कि मिंगफी को एक लैब रैट की तरह ट्रीट किया जाए, क्योंकि वह एक अच्छा बच्चा है। मैनस्टीन कहते हैं कि जब तक मिंगफी 3E टेस्ट नहीं देता, वो इस मुद्दे पर किसी से बात नहीं करेंगे। अगर वो टेस्ट पास नहीं करता तो मैनस्टीन को जो उन्होंने खोजा है उसे रिपोर्ट करना होगा। वो ये भी कहते हैं कि वे सुनिश्चित करेंगे कि मिंगफी को ह्यूमन तरीके से ट्रीट किया जाए। उसी रात एक अज्ञात व्यक्ति स्कूल के AI नॉर्म को इंस्ट्रक्ट करता है कि वह मिंगफी को 3E टेस्ट पास करने दे। अगले दिन मैनफाई टेस्ट हॉल में पहुंचता है। फिंगर पहले ही उसे उन सभी प्रश्नों के उत्तर दे चुका होता है जो पूछे जाने वाले हैं। फिंगर बताते हैं कि वे एक रिकॉर्डिंग चलाएंगे जो उन्हें सोल विजन में भेज देगी। टेस्ट शुरू होता है और बाकी सभी स्टूडेंट्स एक अजीब स्थिति में चले जाते हैं। मिंगफाई अपने साइड में देखता है और पाता है कि केवल वह और एक ब्लॉन्ड हेड लड़की सामान्य है। मिंग एफआई उत्तर लिखने में व्यस्त होता है जब वो अचानक ट्रांस स्टेट में चला जाता है। वह फिर उसी लड़के को देखता है और उसका नाम पूछता है। लड़का बताता है कि उसका नाम लो मिंग्स है। मिंगफी चौंक जाता है क्योंकि उसके कजिन का नाम भी वही है। मिंग कहते हैं कि मिंगफी बाकी लोगों की तरह नहीं है और ये भी रिवील करते हैं कि वो अपनी खुद की विजन में है। मिंगफी वास्तविकता में लौटता है और देखता है कि नोनो उसके सामने खड़ी है। नोनो बताती है कि मिंग एफआई 2 घंटे से सो रहा था और उसने 8 के बजाय 9 उत्तर लिखे हैं। मेनफी अपने रूम में लौटता है और फिंगर उसे टेस्ट पास करने की बधाई देता है। वो पूछता है कि क्या मिंगफी ने अपनी क्लासेस चुन ली है। फिंगर पूछता है कि क्या उसने प्रोफेसर मैंस की क्लास चुनी है। वो रिवील करता है कि मैंस पिछले 2 हफ्तों से एक मिशन पर है और रिपोर्ट्स है कि उन्होंने कहीं एक प्राचीन ड्रैगन के निशान पाए हैं। मैंस एक रूइंड अंडरवाटर सिटी की एक्सप्लोरेशन को लीड कर रहे हैं। अकी और यीशंग पानी में उतरते हैं और फॉरगॉटन विलेज का गेट ढूंढ लेते हैं। मैंस अंजू को इन्फॉर्म करते हैं कि उन्होंने ब्रॉन्ज से बनी सिटी ढूंढ ली है, लेकिन अंदर जाने के लिए की चाहिए। मैंस कहते हैं कि ये किसी ड्रैगन किंग का पैलेस होना चाहिए। नॉर्टन एंड्रू मैंस को की का उपयोग करने की अनुमति देते हैं। मैंस एक कमरे में प्रवेश करते हैं और प्योर ड्रैगन ब्लड वाले एक बेबी को कलेक्ट करते हैं। वो बेबी को लेकर पानी में वापस जाता है, गेट तक पहुंचता है और उसे की तरह उपयोग करके खोलता है। वो अकी और यीशंग को उनके इंस्ट्रक्शंस देता है और बेबी के साथ बोट पर लौट जाता है। शिप पर लौटने के बाद मैंस नॉर्म को पूरी सिटी का स्कैन करने का आदेश देते हैं। अकी और शंग एक चेंबर में पहुंचते हैं जहां उन्हें एक ह्यूज ब्रॉन्ज पिलर दिखाई देता है। शंग आगे एक्सप्लोर करने का प्रस्ताव रखता है, जबकि अकी वहां पिलर और सराउंडिंग्स की तस्वीरें लेने के लिए रुकती है। अकी अपनी मास्क कैमरा से इमेजेस कैप्चर करती है और उन्हें शिप पर भेजती है। कुछ समय बाद अकी बेहोश होने लगती है, लेकिन शंग समय पर पहुंचता है और उसे होश में लाता है। वो बताता है कि उसने एक वास पाया है जिसे वे शिप पर ले जाएंगे। शंग कहते हैं कि उसमें शायद एक बेबी ड्रैगन सो रहा होगा। अचानक जब अकी एक छोटी सी स्टैचू को छूती है तो सिटी सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। पूरी सिटी का लेआउट बदलने लगता है और दोनों भागने लगते हैं। वे ऑब्स्टिकल्स को पार करने की कोशिश करते हैं ताकि शिप तक पहुंच सके। शंग कहते हैं कि अकी ने पूरी सिटी को रीस्टार्ट कर दिया है जब उसने स्टैचू को छुआ। कासल्स कॉलेज में टॉप रैंकिंग स्टूडेंट्स को इमरजेंसी रूम में बुलाया जाता है। मिंग एफआई जब अपने रूम से निकलने वाला होता है तो वो फिर ट्रांस में चला जाता है, जहां मिंग्स उसे बताता है कि उसे क्या चाहिए। मिंग्स उसे एक चीट कोड देता है जिससे वो किसी भी मैप को हल कर सकता है। मिंगफी हॉल में पहुंचता है और देखता है कि बाकी स्टूडेंट्स ब्रीफिंग के लिए तैयार हो रहे हैं। स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि एग्जीक्यूशन ब्यूरो के 2 सदस्य ड्रैगन रूइंस में फंसे हुए हैं और उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकालने की जरूरत है। मिंगफी गौर करता है कि ब्लोंड हेड लड़की टेस्ट से भी कमरे में है,
इसका मतलब है कि वो एक रैंक है। प्रोफेसर छात्रों को सूचित करते हैं कि उनके पास 20 मिनट है शहर के लेआउट को हल करने के लिए, इससे पहले कि आकी और शांग का ऑक्सीजन खत्म हो जाए। छात्रों से आग्रह किया जाता है कि वे अपने साथियों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करें। छात्र तुरंत काम पर लग जाते हैं और प्रोफेसर आशा करते हैं कि वे सल्यूशन ढूंढ लेंगे इससे पहले कि टाइम रन्स आउट। मिंग फै को कोड याद आता है जो मिंग ने उसे दिया था और वह इसका उपयोग मैप को डिकोड करने के लिए करता है। कोड मैप की व्याख्या करने में सफल होता है और हर कोई हैरान रह जाता है जब मिंग फै मैप को हल कर लेता है। मैप इंटरप्रिटेशन तुरंत जहाज पर भेजी जाती है ताकि आकी और शांग को बाहर निकलने का रास्ता मिल सके। वे मैप को देखते हैं और पता लगाते हैं कि बचने का एकमात्र रास्ता नीचे जाकर शहर के बेस से बाहर निकलना है। प्रोफेसर मैंस इस बात से खुश है कि इस जोड़ी के पास शहर से बाहर निकलने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन है। दूसरी ओर आकी उदास है क्योंकि उसे लगता है कि वे बाहर नहीं निकल पाएंगे क्योंकि पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है। शांग उसे आश्वासन देता है कि वे समय पर बाहर निकल जाएंगे और इससे आकी का मूड बेहतर हो जाता है। कुछ देर बाद मैंस को एहसास होता है कि उन्होंने ऑक्सीजन की गणना गलत की थी। उन्होंने केवल रूइन से बाहर निकलने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की गणना की थी, लेकिन वापस ऊपर जाने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन को नहीं गिना। मैंस को लगता है कि वे ऊपर नहीं जा पाएंगे, इसलिए वो जहाज को लगभग पानी की सतह तक नीचे लाने और लाइफ बोट्स तैनात करने का आदेश देते हैं। कॉलेज में मिंग फै को अपने दोस्त ओल्ड टैंग से कॉल आती है। टांग देखता है कि मिंग फै खराब मूड में है और उसे बुरी परिस्थितियों में भी आशा बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। शिप पर बचाव दल आकी और शांग को खोजने की कोशिश कर रहा है। मैंस हार मानने ही वाला होता है कि टीम उसे सूचित करती है कि उन्होंने किसी को पाया है। आकी पानी की सतह पर आ जाती है और वास मैंस को सौंप देती है। वो मैंस को बताती है कि शांग ने उसके लिए अपना बलिदान दे दिया। तभी एक अज्ञात प्राणी आकी को खींच लेता है। वह प्राणी शिप का पीछा करने लगता है और मैंस उसे मारने के लिए राइफल निकालता है। कई राउंड फायर करने के बावजूद प्राणी खत्म नहीं होता। फिर पानी में मिसाइल्स दागे जाते हैं, लेकिन प्राणी उन्हें निगल जाता है। अचानक मैंस के सहायक को पानी से निकलते एक हाथ द्वारा भेद दिया जाता है। मैंस को अंततः पुष्टि होती है कि वो एक ड्रैगन है और वो उन पर हंस रहा है। वे शेष एम्यूनिशन को ड्रैगन के अंदर विस्फोट करना चाहते हैं, लेकिन मैंस कहता है कि इससे गर्म हवा उनकी ओर फेंकी जाएगी, जैसे ड्रैगन फ्लेम्स। वो जहाज को तेज गति से डैम की ओर बढ़ाने का आदेश देता है। उनका प्लान ये है कि डैम को उनके और ड्रैगन के बीच रखकर मिसाइल्स को विस्फोट किया जाए। ड्रैगन उनका पीछा करता है, लेकिन वे डैम तक पहुंच जाते हैं और बॉम्ब्स को विस्फोट कर देते हैं, जिससे ड्रैगन दीवारों के बीच फंस जाता है। हालांकि ड्रैगन के दांतों में से एक उड़कर मैंस को भेद देता है। कॉलेज में प्रिंसिपल छात्रों को सूचित करता है कि जहाज सुरक्षित रूप से उतर चुका है। हर कोई मिंग फै को उसके अच्छे काम के लिए धन्यवाद देता है। इमरजेंसी रूम से बाहर निकलने के बाद जीहांग मिंग फै के पास आता है और उसे लाइन हर्ट क्लब में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन मिंग फै अनिच्छा से इनकार कर देता है। जीहांग कहता है कि उसे कोई शिकायत नहीं होगी, चाहे वो किसी भी क्लब में शामिल हो। वह यह भी भविष्यवाणी करता है कि कीज उसे यूनियन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करेगा। बाद में चर्च से कबूतर छोड़े जाते हैं और जीहांग कहता है कि यह संकेत है कि उन्होंने शिप पर किसी को खो दिया है। मैंस अपनी अंतिम सांस लेने से पहले प्रिंसिपल को अपनी सभी खोजों की रिपोर्ट करता है। वो प्रिंसिपल से यह भी कहता है कि वो छात्रों से कहें कि वो एक नए मिशन पर गया है ताकि उनका मनोबल न गिरे। आंशु अपने साथियों को बताता है कि जो वास उन्हें मिला था उसे कॉलेज भेज दिया गया है और वे ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि उसके अंदर क्या है। मैंस अपनी अंतिम सांस लेते हुए आंशु से कहता है कि नोनो के लिए एक नया मेंटोर ढूंढे। इसके बाद मिंग फै को सीजर से एक ईमेल मिलता है जिसमें उसे उस रात एक बॉल में आमंत्रित किया जाता है। मिंग फै जाने के लिए अनिच्छुक है क्योंकि उसके पास औपचारिक अटायर नहीं है, लेकिन फिंगर कहता है कि वो ड्रामा क्लब से एक किराए पर ले सकता है। बाद में उस रात मिंग फै और फिंगर बॉल वेन्यू पर पहुंचते हैं। नोनो भी इवेंट में आती है और सीजर उसे व्यक्तिगत रूप से स्वागत करता है। ये पता चलता है कि ये नोनो का जन्मदिन है। इवेंट एक डांस के साथ शुरू होता है, लेकिन मिंग फै और फिंगर के पास
कोई डेट नहीं है जिसके साथ वे डांस कर सकें। डुएल अंत में एक दूसरे के साथ डांसिंग करने लगता है, जबकि फिंगर इस पल का आनंद ले रहा होता है। ये मिंग फाई के लिए एक हेल्थ शो बन जाता है। डांस के बाद हीजर एक जबरदस्त स्पीच देता है और इस मौके का फायदा उठाते हुए मिंग फाई को क्लब में आमंत्रित करता है। मिंग फाई कंफ्यूज्ड होता है और कीजर कहता है कि उसके पास इस ऑफर के बारे में सोचने का विकल्प है, उससे जवाब देने से पहले। स्पीच के बाद ब्लॉन्ड हेड गर्ल, जो 3 ई टेस्ट से होती है, मिंग फाई के साथ डांस करने के लिए खड़ी हो जाती है। मिंग फाई को डांस करना नहीं आता तो वो लड़की उसे लीड करती है। जब मिंग फाई उसका नाम पूछता है तो वो कहती है कि उसे 0 बुलाओ। सुंदर डांस के बाद लड़की हॉल छोड़ देती है। जैसे ही लड़की जाती है, मिंग फाई भी हॉल छोड़ देता है। बाहर वो नैनो को देखता है, जो सीजर की कार के साथ जाने वाली होती है। मिंग फाई उसके पास जाकर उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है। नोनो कहती है कि वो टायर्ड है और इसी कारण पार्टी छोड़ रही है। वो मिंग फाई से पूछती है कि क्या वो ड्राइव कर सकता है और वो यस कहता है। वो मिंग फाई से उसे माउंटेन के टॉप पर ले जाने को कहती है ताकि वो आराम कर सके। जैसे ही दोनों माउंटेन की ओर जाते हैं, स्कूल पर कुछ आर्म्ड मैन द्वारा हमला हो जाता है। स्टूडेंट्स को आर्म करने और स्कूल की डिफेंड करने के लिए कहा जाता है। रास्ते में मिंग फाई फिर से ट्रांस में चला जाता है, जहां वो देखता है कि मिंग्स उसकी कार में बगल में बैठा है। मिंग फाई डर जाता है क्योंकि ड्रीमलैंड में होना मतलब है कि वो रियल लाइफ में गाड़ी को डिच में गिरा सकता है, लेकिन मिंग उसे वे दिखाता है। जैसे ही वे ड्राइव करते हैं, मिंग पूछता है कि क्या मिंग फाई नैनो को कॉन्फेस करने के लिए तैयार है। मिंग फिर मिंग फाई को एक और चीट कोड देता है, जिसे शो मी दी फ्लावर्स कहा जाता है। वे आखिरकार माउंटेन टॉप पर पहुंचते हैं और दोनों कार से बाहर निकलते हैं। स्कूल में यह सामने आता है कि इनवेडर्स शायद उस वास के पीछे हैं, जिसे हाल ही में स्कूल में लाया गया था। वन ऑफ द इन्वेडर्स एक वुमन से संपर्क करता है, जो उनकी कमांडर लगती है। कुछ देर बाद कुछ इंट्रूडर्स को पकड़ लिया जाता है और रिस्ट्रेन किया जाता है। मैनस्टाइन कहता है कि उन्हें अपनी शक्तियों को नियंत्रित करने वाली बैरियर को हटाने की जरूरत है, ताकि वे इंट्रूडर्स को और प्रभावी ढंग से खोज सकें। मैनस्टाइन अपने पिता को कॉल करता है, जो नाइट वॉचमैन है, ताकि वो बैरियर हटा दे। अप इन द हिल्स, नोनो मिंग फाई से कहती है कि उसे पता है कि मैंस मर चुका है, लेकिन वे स्टूडेंट्स को बताना नहीं चाहते थे। वो मिंग फाई को बताती है कि मैंस ने उसे एक सीक्रेट कोड दिया था यदि वह मर जाए। मिंग फाई पूछता है कि क्या नोनो सैड है, लेकिन वो नो कहती है। बैक एट द स्कूल, जैसे ही बैरियर हटाई जाती है, कैप्टन ऑफ द इंट्रूडर्स अपनी पावर का उपयोग करके खुद को और अपने गाइस को छिपा लेती है ताकि डिटेक्शन से बचा जा सके। इसी समय मैनस्टाइन अपनी वॉइड स्नेक्स का उपयोग इंट्रूडर्स को खोजने के लिए करता है। कुंदेरन कहता है कि स्टूडेंट्स को इंट्रूडर्स को रोकना होगा क्योंकि उनके मुख्य लोग स्कूल में नहीं हैं। इसी बीच वन ऑफ द इंट्रूडर्स, जिसे 13 कहा जाता है, सोलो जा रहा है। उनके एम्प्लॉयर ने उसे बाकी इंट्रूडर्स से अलग मिशन दिया है। 13 को बताया जाता है कि उसकी अगली स्टॉप वाइन सेलर है। 13 वाइन सेलर तक पहुंचता है और दिए गए सिक्योरिटी कार्ड से इनर डोर खोलता है। इन दी चर्च, कीजर अपनी यैंडलिंग को एक्टिवेट करता है, जिससे वो अपने चारों ओर सब कुछ सी और हेयर कर सकता है। कीजर जिहांग को कॉल करता है और पूछता है कि क्या उसका खुद का ट्रबल आ गया है, लेकिन वो नो कहता है। सीजर कहता है कि वो अपने हिस्से के ट्रबल्स को एंगेज करने वाला है। इंस्ट्रक्टर्स फिर लाइनहर्ट सोसाइटी को लाइब्रेरी से इवैक्यूएट करने का आदेश देते हैं, लेकिन जिहांग को वहां रुकने को कहते हैं। तभी इंट्रूडर्स चर्च में प्रवेश करते हैं, लेकिन वे जल्दी समझ जाते हैं कि वे कॉट हो गए हैं। कैप्टन ऑफ द इंट्रूडर्स खुद को सकितो कुमे के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। पता चलता है कि वो अकी की सिस्टर है। सीजर उसे कॉन्डोलेंसेस देता है, लेकिन मई कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो और अकी इतने क्लोज नहीं थे। मई एक सॉन्ग बजाती है और कहती है कि वे लड़ाई शुरू करेंगे जैसे ही उसका म्यूजिक खत्म होगा। हालांकि एक इंट्रूडर चालाकी करने की कोशिश करता है, लेकिन कीजर एक मजबूत अपोनेंट होने के नाते सभी इंट्रूडर्स को नॉकआउट कर देता है, सिर्फ मई को छोड़कर। वो सोचता है कि इंट्रूडर्स घातक बुलेट्स की बजाय सेडेटिव बुलेट्स का उपयोग क्यों कर रहे हैं। मई बताती है कि उसका काम सीजर को धीमा करना है, जबकि दूसरी लड़की जिहांग को रोकने का काम कर रही है। लाइब्रेरी में एक गर्ल वेयरिंग अ मास्क प्रवेश करती है और वो जिहांग से लड़ने के लिए आई है। वो बिना किसी वेपन के आती है
और इंस्ट्रक्टर्स ये देखकर आश्चर्य करते हैं कि क्या वो इतनी पावरफुल है कि जाइहांग को चैलेंज कर सके। बिना किसी वेपन के झांग अपने यांडलिंग को एक्टिवेट करता है, जो कि एक रॉयल ब्लेज है और बहुत रेयर होता है। जिस एरिया में वो खड़ा है वो पूरा एक फायरी फर्नेस में बदल जाता है। प्रोफेसर्स को अब ये समझ में आता है कि जाहांग का यांडलिंग अब तक प्रिंसिपल और उसके सुपरवाइजर के अलावा किसी और को क्यों नहीं बताया गया था। यही रीजन था कि सभी को लाइब्रेरी से इवैक्यूएट करने को कहा गया था। सबसे बड़ी सरप्राइज की बात यह होती है कि वह लड़की भी उसी पावर से आर्म्ड है जैसे जाइहोंग। इस बीच तेरा खुद को आइस चेम्बर्स में पाता है, जहां उसकी मुलाकात नॉर्म की एक पर्सनैलिटी ईवा से होती है। ईवा कहती है कि वो उसे रोक नहीं सकती क्योंकि उसने हाई क्लियरेंस कार्ड यूज किया है। दोनों की बातचीत होती है और ईवा उसे उस जगह का हिंट भी देती है जहां उसे आगे जाना है। जब वो अगले लोकेशन की ओर बढ़ता है तो उसे पता चलता है कि उसका पेमेंट बढ़कर 5 मिलियन हो गया है। वो एक रेजर्वॉर में गिर जाता है और अपना फोन खो देता है इससे पहले कि वो आखिरी इंस्ट्रक्शंस सुन सके। वो आगे तैरता है और एक डोर देखता है। वो अभी इसे खोलने के बारे में सोच ही रहा होता है कि एक आवाज उसे ब्रदर कहकर बुलाती है और गलती से वो डोर ओपन कर देता है। पहाड़ों पर नोनो मिंगफेई को बताती है कि वही उसे पार्टी में बुलाना चाहती थी, न कि सीजर। फिर वो मिंगफेई से स्टूडेंट यूनियन ज्वाइन करने के लिए कहती है ताकि वो खुद उसकी देखभाल कर सके। टर्न्स आउट कि काइजर और नोनो की पहले से ही एक अरेंज्ड मैरिज एंगेजमेंट है। नोनो टॉपिक बदलती है और मिंगफेई को बताती है कि हर साल कोई उसे बर्थडे गिफ्ट देता है, लेकिन उसे नहीं पता कि इस बार क्या मिलेगा। नोनो का मूड डाउन देखकर मिंगफेई चीट कोड का यूज करता है जो उसे मिला था और पूरा एनवायरनमेंट ब्राइट हो जाता है। म्यूजिक बजने लगता है, फायरवर्क्स छूटने लगते हैं और सब कुछ हैप्पी बर्थडे नोनो के फायरवर्क्स डेकोरेशन के साथ खत्म होता है। इससे नोनो का मूड लिफ्ट होता है और जब वो अपना सिर नीचे झुकाती है तो एक टीयर गिरती है। मिंगफेई को एहसास होता है कि नोनो अपनी माँ के बारे में बात कर रही थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है और जो हर साल उसे गिफ्ट दिया करती थी। अब स्कूल में जब तेरा डोर ओपन करता है तो पानी का तेज करंट उसे एक और चेंबर में धकेल देता है जहां उसका सामना एक शार्क से होता है। सरप्राइजिंगली शार्क उसे अटैक नहीं करता। तेरा रिवील करता है कि उसमें कुछ ऐसा है जिससे जानवर उससे डरकर भाग जाते हैं। फिर वो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट पहुंचता है जो कॉलेज के नीचे हिडन है। वो अपने पास के सिक्योरिटी कार्ड का यूज कर डोर एक्सेस करता है। अंदर साइंटिस्ट्स एक वास के बारे में ब्रीफिंग दे रहे होते हैं। जब वे वास को स्कैन करते हैं तो पता चलता है कि उसमें एक ड्रैगन एम्ब्रियो है। केयरफुल ऑब्जर्वेशन के बाद वे रियलाइज करते हैं कि उसमें 2 एम्ब्रियोज होने चाहिए थे, लेकिन एक गायब है। साइंटिस्ट्स वास को डिसेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन अंजू उन्हें रोकता है। वो उन्हें धमकाता है और सबको रूम छोड़ने के लिए कहता है। यही मौका देखकर तेरा रूम में बिना किसी परेशानी के घुस जाता है। जैसे ही तेरा वास के पास पहुंचता है उसे फिर से एक विजन आता है जिसमें कोई बच्चा उसे ब्रदर कहकर बुला रहा होता है। वह और करीब जाता है और कुछ पिक्चर्स लेता है। विजन फिर से आता है और इससे वो जंप स्केयर हो जाता है। वो वास को लिए बिना वहां से निकलने का फैसला करता है। इस बीच जब वो वास से दूर कूदता है तो उसकी जेब से एक बॉटल गिर जाती है। उसके फाइनल इंस्ट्रक्शंस थे कि उसे बॉटल में मौजूद सोल्यूशन को वास पर डालकर उसका कंटेंट निकालना था और वापस लाना था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसका फोन खो गया था और उसे फाइनल इंस्ट्रक्शंस नहीं मिल पाए। कुछ ही पलों बाद एक अननोन फिगर, शायद अंजू, रूम में आता है। वो बॉटल उठाता है और उसके कंटेंट को वास में डाल देता है। फिर वो अपना हाथ काटता है और वास पर खून बहाता है। जाते जाते वो कहता है कि अब उसका खून और ड्रैगन निधोग के हाथों में है। अब चर्च में काइजर मैग से कहता है कि अगर वो उसे 3 ट्राइज में एलिमिनेट कर लेती है तो उसे द ड्यूअल की विनर माना जाएगा। मैग सीजर पर हमला करती है, लेकिन वो आसानी से उसकी पहली अटैक डॉज कर लेता है। वो फिर से अटैक करती है, लेकिन काइजर काउंटर करता है। मैग तीसरा हमला और कठिन बनाती है, लेकिन काइजर फिर से उसे ब्लॉक कर लेता है। हालांकि मैग कुछ अलग करने की कोशिश करती है। एक चीटर ने गन निकाल ली। तभी एक छोटा बच्चा दूर से कुछ वर्ड्स बोलता है जिससे एक एक्सप्लोजन होता है जो मुझे और टीज हर को अलग कर देता है। वे चारों ओर देखते हैं
और पिघले हुए फुटस्टेप्स देखते हैं जो बाहर की ओर जा रहे हैं। ही सरप्राइज होता है कि कोई उसके पास से बिना उसकी नजर में आए कैसे गुजर सकता है। सीजर कहता है कि उसने एलिवेटर की आवाज सुनी। चलने की दिशा से अंदाजा लगाकर वो कहता है कि एलिवेटर बेसमेंट से आया था। मैं सोचती है कि स्कूल में किस तरह का मॉन्स्टर रखा गया है। स्कूल वापस जाते समय नोनो और मिंगफैट को परेशानी का एहसास होता है, लेकिन नोनो कहती है कि चिंता मत करो, क्योंकि वह पक्की है कि सब कुछ सेटल हो जाएगा इससे पहले कि वे वापस स्कूल पहुंचे। जहांग और दूसरी लड़की अभी भी लड़ रहे हैं और प्रोफेसर्स को पता चलता है कि लड़की अपने हमले हल्के कर रही है, क्योंकि उसका मकसद जायहोंग को रोकना है, न कि उसे मारना। दूसरी ओर तेरा स्कूल से बाइक पर भागने की कोशिश कर रहा है। तभी मिंगफी और नैनो उससे कार में टकरा जाते हैं। मिंगफी माफी मांगने जाता है, लेकिन जैसे ही वो टीन को पहचानता है उसे पता चलता है कि तेरा असल में ओल्ड टैंग मिंगफी का दोस्त है। ये सीन जल्दी से एक फेक हॉस्टेज स्थिति में बदल जाता है ताकि टैंग को भागने में मदद मिल सके। लेकिन तभी वे देखते हैं कि एक बच्चा जिसके चारों ओर एक एनर्जी शील्ड है उनके पास आ रहा है। गार्ड्स उस बच्चे पर गोली चलाते हैं, लेकिन एनर्जी शील्ड सारी गोलियां पिघला देता है। उसे रोकने की उनकी सारी कोशिशें बेकार जाती है और वे उसे और ज्यादा गुस्सा दिला देते हैं। झंग और लड़की अपनी लड़ाई रोक देते हैं जब उन्हें पता चलता है कि स्कूल में एक और बड़ा खतरा मंडरा रहा है। लड़की जिहेलिंग की तारीफ करती है और चली जाती है। मैनस्टीन अपने पिता को फोन करके बैरियर हटाने के लिए कहता है, लेकिन वो कहते हैं कि ये बेकार होगा क्योंकि वे एक फर्स्ट जनरेशन ड्रैगन से लड़ रहे हैं, द किंग ऑफ ब्रॉन्ज एंड फायर। मैं अपने एम्प्लॉयर को हाल की घटनाओं की जानकारी देने के लिए फोन करती है। वो उन्हें एक वीडियो भेजती है और जब वो इसे देखती है तो उन्हें पता चलता है कि वो बच्चा ड्रैगन किंग नॉर्टन नहीं बल्कि नॉर्टन का भाई कॉन्स्टेंटीन है। नोनो, टैंग और मिंगफी कुछ पिलर्स के पीछे छिपे होते हैं। टैंग बताता है कि उसे ऑनलाइन एक ऑर्डर मिला था वास चुराने के लिए और उसे ये तक नहीं पता था कि वो मिंगफी के स्कूल में घुसपैठ कर रहा है। तभी फिंगर उन्हें पिलर्स के पीछे खोज लेता है और जोर से स्क्रीम करता है। ये सब कॉन्स्टेंटीन को उनकी ओर आकर्षित करता है। कॉन्स्टेंटीन वहां पहुंचता है, लेकिन जमीन फिर से कांपने लगती है और वो भाग जाता है। कुछ देर बाद मैं को अपने एम्प्लॉयर से खबर मिलती है कि फ्रीक ऑफ बुलेट्स, जिसे वे सेडेटिव्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं, कॉन्स्टेंटीन पर थोड़ा असर डाल सकते हैं। सभी गार्ड्स और स्टूडेंट्स तुरंत फ्रीक ऑफ बुलेट्स का इस्तेमाल करने लगते हैं और कॉन्स्टेंटीन पर हमला करते हैं। मिंगफी, टैंग और फिंगर एक पूल में कूदकर छिप जाते हैं। वे पानी में पूरी तरह डूबने का फैसला करते हैं क्योंकि कॉन्स्टेंटीन उनके नजदीक आ रहा होता है। कुछ देर बाद मिंगफी सिर बाहर निकालता है और खुद को एक रेड पूल में पाता है। वो बाहर निकलता है और नोटिस करता है कि उसका वातावरण बदल चुका है। उसे लगता है कि ये मिंग्स की एक विजन है और वह उसे ढूंढने लगता है। तभी वो कॉन्स्टेंटीन से टकरा जाता है और तुरंत पहचान जाता है कि यही वो ड्रैगन किड है जो उनका पीछा कर रहा था। जब वो ब्रॉन्ज सिटी मैप की एक इमारत को देखता है तो डर कर पीछे हट जाता है, लेकिन तभी मिंग्स कहीं से आकर कॉन्स्टेंटीन को लात मार देता है। मिंग्स कहता है कि कॉन्स्टेंटीन को अपने भाई को छोड़ देना चाहिए और खुद अपना भाई ढूंढना चाहिए। मिंगफी वापस असली दुनिया में लौटता है और देखता है कि उसके दोस्त उसे पूल में छोड़कर जा चुके हैं। तभी प्रिंसिपल एंड्रू आता है और मिंगफी को अपने साथ चलने को कहता है। वो उसे ओवरवॉच टावर पर ले जाता है और एक राइफल और एक बुलेट देता है। वो बताता है कि ये फिलोसोफर्स स्टोन से बनी है और किसी भी सुप्रीम ड्रैगन को मारने में सक्षम है। उन्हें बस इसकी आंखों पर सटीक शॉट मारना होगा। एंड्रू कहता है कि वह अपने यांडलिंग, जिसे टाइम जीरो कहते हैं, का उपयोग करेगा ताकि सब कुछ धीमा हो जाए और मिंगफी को कॉन्स्टेंटीन पर निशाना साधने का मौका मिले। कुछ ही देर बाद कॉन्स्टेंटीन अपने ड्रैगन फॉर्म में बदल जाता है। एंड्रू छात्रों की तारीफ करता है और कहता है कि अब वो बाकी चीजें संभालेगा। वो अपने यांडलिंग से कॉन्स्टेंटीन पर हमला करता है और समय को धीमा कर देता है। मिंगफी आखिरकार लील ब्रो मिंग्स की मदद से गोली चलाने में कामयाब होता है। जैसे ही ड्रैगन पर गोली लगती है, प्रिंसिपल सभी को लाइव एम्यूनिशन में स्विच करने के लिए कहता है क्योंकि ड्रैगन अब वीक है। वो उड़ते हुए टैंक की ओर जाता है और उसे सभी बुलेट से बचाता है। ड्रैगन उसे भाई कहता है और फिर अंततः डाइंग हो जाता है। जो कुछ उसने देखा
उससे टैंग ओवरवेल्म हो जाता है और उसे अपने जीवन की यादें आने लगती है कि वो कभी ड्रैगन था। उसे याद आता है कि कॉन्स्टेंटीन उसका ट्विन भाई है। वो बहुत सैड और एंग्री हो जाता है, जिससे उसे आखिरकार खुद को ड्रैगन किंग के रूप में रिवील करने का कारण मिलता है। बाद में मैनस्टीन के फादर अंजू से पूछते हैं कि उन्होंने टैंग को तभी क्यों नहीं मार दिया जब वो अपने ड्रैगन रूप में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ था। अंजू कहते हैं कि वो ड्रैगन किंग्स को सिर्फ सील करने से टायर्ड हो गए हैं और अब उन्हें हमेशा के लिए टर्मिनेट करना चाहते हैं। वो ये भी जोड़ते हैं कि वो अब 100 साल से अधिक उम्र के हैं और उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो उनके टास्क्स को आगे बढ़ाए। उनका हाइब्रिड ब्लड उन्हें पियर से यंगर और अलाइव बनाए रखता है। फिर वो रिवील करते हैं कि ड्रैगन जब किसी लव्ड वन को खो देते हैं तो वे हमेशा एंग्री हो जाते हैं, जिससे वे केयरफुल थिंकिंग नहीं कर पाते। एंड्रू को पूरा कॉन्फिडेंस है कि नॉर्टन्स एंगर ही उसकी ग्रेव बनेगी। एंड्रू की योजना है कि वह 4 ड्रैगन किंग्स को खत्म करे और फिर एम्परर मिडहॉक को भी एलिमिनेट कर दे। अगले दिन फिंगर और मिंगफी को उनके डॉर्मेट्री में देखा जाता है, जहां वे कल हुई घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं। फिंगर कहता है कि स्कूल के एग्जीक्यूटिव्स अब वापस आ गए हैं और उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मिंगफी रिवील करता है कि वो स्टूडेंट यूनियन में ज्वाइन करेगा। तभी एक स्टूडेंट आता है और उसे उसका क्लब कार्ड डिलीवर करता है। वो स्टूडेंट कहता है कि नोनो को पूरा यकीन था कि मिंगफी क्लब ज्वाइन करेगा, इसलिए उसने पहले से उसका कार्ड तैयार कर रखा था। कुछ समय बाद प्रिंसिपल अंजू केएज को एक मिशन के लिए बुलाते हैं और उसे मिंगफी को भी एक्सपेडिशन पर ले जाने का निर्देश देते हैं। प्रिंसिपल से टास्क मिलने के बाद अंजू मिंगफी को बुलाते हैं और उसे एक्सपेडिशन के बारे में बताते हैं। मिंगफी डर जाता है और कहता है कि वो नहीं जाना चाहता, लेकिन नोनो आती है और उसे कन्विंस करती है कि वो उसकी देखभाल करेगी, जैसे एक बड़ी बहन करती है। मिंगफी मिशन के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन केजा कहता है कि अगले 2 महीनों में उसे पूरी तरह से तैयार करना होगा। अगले 2 महीनों में मिंगफी को कई तरीकों से ट्रेन किया जाता है, जिसमें डाइविंग, मार्शल आर्ट्स, एंड्योरेंस, स्टैमिना, हैंड टू हैंड कॉम्बैट और अन्य चीजें शामिल हैं। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद मिंगफी हताश महसूस करता है और फिंगर को अपना एसरैंक कार्ड ये कहकर दे देता है कि अगर वो मर गया तो वह जो चाहे खरीद सकता है। टिपिकल फिंगर, वह तुरंत कार्ड से चीजें ऑर्डर करने लगता है। मिंगफी फिंगर के व्यवहार से चौंक जाता है, लेकिन बाद में वो गलत साबित होता है जब फिंगर उसे कार्ड वापस कर देता है। फिंगर उसे एनकरेज करता है और आश्वस्त करता है कि सब ठीक होगा। इससे मिंगफी के अंदर एक नई कॉन्फिडेंस जाग उठती है। फिंगर रिवील करता है कि कपल्स को एक साथ डाइव करने की अनुमति नहीं है, लेकिन हाल ही में अकी और शेंग साथ गए थे क्योंकि उन्होंने ऑफिशियल तौर पर अपने रिलेशनशिप की घोषणा नहीं की थी। मिंगफी को एहसास होता है कि सीजर और नोनो इस मिशन के लिए साथ डाइव नहीं कर पाएंगे। इस बीच नॉर्टन ने अपने एक सर्वेंट ड्रैगन सैमसन को बुलाया है ताकि वो उन्हें आगामी टास्क के लिए तैयार कर सके। कुछ समय बाद मिंगफी, नोनो, जीरो और केएज को उनके शिप पर ले जाया जाता है। उनके मिशन का नाम ऑपरेशन ब्रॉन्ज है। मैनस्टीन उन्हें इन्फॉर्म करता है कि अब शिप पहले से अधिक बेहतर तरीके से आर्म्ड है और कोई ऑर्डिनरी ड्रैगन उन पर हमला नहीं कर सकता। वो रिवील करता है कि अब उनके पास एक एडवांस्ड टॉर्पेडो है जो प्रभावी रूप से एक ड्रैगन को डैमेज कर सकता है। उनकी योजना ब्रॉन्ज सिटी में फिर से प्रवेश करने और उसे नष्ट करने की है, इससे पहले कि वो नॉर्टन के हाथों में गिर जाए। उनका मानना है कि नॉर्टन को वापस सिटी जाना होगा और खुद को ककून में ट्रांसफॉर्म करना होगा ताकि वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ प्राप्त कर सके। मैनस्टीन उन्हें डाइविंग प्लान्स के बारे में बताता है। नोनो और मिंगफी टीम 1 होंगे और वे पहले डाइव करेंगे ताकि ककून को खोज सकें और उसे किंगडम कम तक ब्लो कर सकें। नोनो और मिंगफी तैयार होते हैं और नोनो उसे सूट के बारे में सभी आवश्यक डिटेल्स बताती है। उसे बताया जाता है कि एक कॉन्शियसनेस लाइन उनसे जुड़ी है जिससे शिप उन्हें वापस खींच सकता है यदि कोई प्रॉब्लम होती है। कुछ क्षणों बाद दोनों पानी में डाइव कर जाते हैं। गेट पर पहुंचने के बाद मिंगफी को प्योर ब्लड एक कंटेनर में डालकर उसे एक्टिवेट करना होता है। तभी गेट बाइट्स हिज फिंगर, लेकिन उसे छोड़ देता है
जब उसमें अच्छी मात्रा में ड्रैगन ब्लड चला जाता है। दी गेट ओपन्स और मिंग फेई अपने उंगली को कपड़े से लपेटता है, इससे पहले कि वे शहर में कूदें। वे एक कॉरिडोर में पहुंचते हैं जहां पानी नहीं है। द डुओ को पता चलता है कि हवा सांस लेने योग्य है। वे अपने मास्क खोलते हैं ताकि ऑक्सीजन बचा सकें और अपने कार्य को जारी रखते हैं। मैनस्टीन द्वारा दिए गए एक डाई की मदद से उन्हें सही रास्ता पता चलता है। वे उसे ही फॉलो करते हैं। मिंग तय और नैनो एक चेम्बर से गुजरते हैं जो एवोल्यूशन ऑफ द ड्रैगन्स एंड ऑफ मैन को दर्शाता है। कुछ देर बाद वे खुद को उसी पिलर के पास पाते हैं जहां अकी और शंग पहले गए थे। वहां से आगे बढ़ने पर उन्हें एक चेम्बर मिलता है जहां एक बड़ी स्टैचू नॉर्टन के सम्मान में बनाई गई है। नोनो निष्कर्ष निकालती है कि राजा का महल वहां नहीं हो सकता जहां वह सैक्रिफाइसेस प्राप्त करता था। वे नीचे पानी में डुबकी लगाते हैं और गहराई में पहुंचते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि वे उन लोगों की ग्रेवयार्ड में खड़े हैं जिन्होंने ड्रैगन किंग के खिलाफ युद्ध किया था। ये हजारों साल पहले की बात है, जब ये शहर पानी में नहीं डूबा था। उन्हें एक और गेट मिलता है और वे मिंगफेई के ब्लड से उसे खोलते हैं। इससे उनका जहाज से कनेक्शन टूट जाता है क्योंकि उनकी कॉन्शियसनेस लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती है। कीजर और मैनस्टीन तुरंत अपनी शक्ति का उपयोग कर अपने साथियों को खोजने की कोशिश करते हैं। इस बीच नोनो और मिंगफी शहर के एक अज्ञात हिस्से में गिर जाते हैं। उनके सामने एक बिल्डिंग होती है। वे अंदर जाकर जांच करने का फैसला करते हैं। नोनो कहती है कि वह अपनी क्रिमिनल साइकोलॉजी स्किल का उपयोग करके जानकारी प्राप्त करेगी। इसका उपयोग करने के बाद उसे पता चलता है कि जिस बिल्डिंग में वे हैं वो नॉर्टन्स पैलेस है और वो यहां हजारों साल पहले अपने भाई के साथ रहता था। नोनो ये भी बताती है कि उसने मिंगफेई की देखभाल करने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि उसे लगता था कि उसे स्कूल में भर्ती करके गलती की थी। वो सोच रही थी कि मिंगफी 1-2 दिन रहेगा और फिर छोड़ देगा। इसके बाद नैनो एक टाइमर सेट करती है और बताती है कि उनके पास सतह पर वापस जाने के लिए पर्याप्त समय है। अचानक उन्हें एहसास होता है कि अंदर की लैंप जल रही है और किसी ने हाल ही में इसे जलाया होगा। उन्हें समझ आता है कि नॉर्टन इस समय शहर में मौजूद है और वे भागने लगते हैं। वे उसी गेट तक पहुंचते हैं जिससे वे आए थे और उसका उपयोग करके अपने पिछले स्थान पर लौटते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि उनकी कॉन्शियसनेस लाइन हटा दी गई है जिसे वे जहाज तक वापस जाने के लिए इस्तेमाल करने वाले थे। जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि पूरा शहर रीबूटेड हो गया है और सब कुछ बिखरने लगा है। वे महल वापस जाते हैं ताकि बाहर निकलने के लिए एक और गेट खोज सकें। शिप में कीजर अंदर जाकर उन्हें खोजने के लिए तैयार होता है, लेकिन मैनस्टीन उसे रोकता है और कहता है कि उनका मुख्य लक्ष्य ड्रैगन किंग को मारना है। पानी में जाने से उनका मिशन खतरे में पड़ सकता है। पानी के अंदर नोनो और मिंगफी अभी भी बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हैं। मिंगफी को वो चेस्ट कोड याद आता है जो मिंग्स ने उसे मैप के बारे में बताया था। वो कोड फिर से सक्रिय करता है। तभी उन्हें फिंगर्स वॉइस सुनाई देती है। मिंगफी फिंगर से कहता है कि ब्रॉन्ज मैप को देखे और उन्हें बाहर निकालने का रास्ता बताएं। मिंगफी ने मैनस्टीन्स ब्रेन का उपयोग एक सिग्नल रिले की तरह किया ताकि वो फिंगर से संपर्क कर सके। फिंगर नक्शे का विश्लेषण करता है, लेकिन उसके पास पर्याप्त कंप्यूटर एक्सेस नहीं है क्योंकि वो एफ रैंक है। अचानक उसे याद आता है कि उसके पास एक एज है। वो ईवा से संपर्क करता है जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त है और उसे अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस देने के लिए कहता है। अब पूरी तरह से मैप एनालिसिस करने के बाद फिंगर नोनो और मिंगफी को दिशा निर्देश देना शुरू करता है। इस बीच मैनस्टीन्स ब्रेन ओवरलोडेड हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। कीजर अब जहाज की कंट्रोल संभालता है और सभी को निर्देश देना शुरू करता है। अचानक एक ड्रैगन जहाज पर हमला करता है और क्रू को लगता है कि ये नॉर्टन है। कीजर जहाज को पूरी गति से आगे बढ़ाने का निर्देश देता है। ड्रैगन उनका पीछा करता है, लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि नॉर्टन उनका पीछा नहीं कर रहा। वे नॉर्टन को एक पहाड़ी पर खड़ा देखते हैं। जो ड्रैगन उनका पीछा कर रहा था वो नॉर्टन के पास जाकर पानी में समा जाता है। उन्हें पता चलता है कि ये ड्रैगन सैमसन है। सैमसन नॉर्टन से मिलता है और ड्रैगन किंग अपने लॉयल सर्वेंट को धन्यवाद देता है। सर्विसेज नॉर्टन ने सैमसन को मार दिया और उसके शरीर के साथ जुड़ गया। क्रू को एहसास हुआ कि नॉर्टन ने यह प्रक्रिया इसीलिए की ताकि उसे वापस कोकून में जाकर
अपनी पूरी शक्ति प्राप्त करने की जरूरत न पड़े। सैमसन के साथ फ्यूज होना लगभग उतना ही प्रभावशाली था जितना कि उसकी पूरी शक्ति प्राप्त करना। इसी बीच माया दूरी पर खड़ी थी। उसे अपने एम्प्लॉयर से निर्देश मिला कि नॉर्टन को मरना चाहिए, लेकिन मिंगफी को जीवित छोड़ देना है। पानी के अंदर नोनो और मिंगफी को शंग का शरीर मिलता है। उन्हें पता चलता है कि उसे एक बुक मिली थी जिसे वह जहाज तक ले जाना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका क्योंकि उसने अपनी ऑक्सीजन अकी के लिए बलिदान कर दी। नोनो उस बुक को लेता है और चंग की आत्मा को शांति और अनंत विश्राम की कामना करता है। शहर तेजी से बिखरने लगता है और मिंगफी घबरा जाता है, लेकिन उसका आंतरिक स्व उसे डांटता है और खुद को संभालने के लिए कहता है। उसका आंतरिक स्व कहता है कि वो हमेशा किसी और से बचाने की उम्मीद करता है बिना खुद कोई प्रयास किए। अपने आंतरिक साथी से लेक्चर सुनने के बाद मिंगफी आत्मविश्वास पाता है और आगे बढ़ने का निश्चय करता है। जल्द ही वे एक गेट तक पहुंचते हैं, लेकिन शहर की दीवारें उनके ऊपर गिरने लगती हैं। मिंगफी अपने ब्लड से गेट को अनलॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन पानी के अंदर ज्यादा समय बिताने के कारण उसका खून जम गया है। वो खुद को नाइफ से काटने की कोशिश करता है, लेकिन घबराकर उसे गिरा देता है। दीवार के गिरने का खतरा देखते हुए नोनो को बचाने के लिए मिंगफी अपना मास्क उतारता है और अपने टीथ से अपनी उंगली काटता है। गेट खुल जाता है और वे शहर के बाहर बह जाते हैं। मैनस्टीन जहाज को सूचित करता है कि नोनो और मिंगफी को मदद की जरूरत है क्योंकि ऑक्सीजन लीकेज हो गया है। जहाज तुरंत अपनी मूल स्थिति में लौटता है और पानी में रेस्क्यू बेल छोड़ता है। नोनो बेहोश पड़े मिंगफी को थप्पड़ मारकर होश में लाता है। जब मिंगफी होश में आता है तो उसे पता चलता है कि वो नोनो के साथ एक ही ऑक्सीजन साझा कर रहा है क्योंकि उसका अपना सूट टूट चुका है। अब उनकी समस्या ये है कि सीमित ऑक्सीजन के साथ सतह तक कैसे पहुंचा जाए। इसी दौरान झंग एक चॉपर लेकर उनकी मदद के लिए पहुंचता है। पानी के अंदर नोनो अपना सूट उतारने और मिंगफी को पहनाने का फैसला करती है। नोनो एक एक्सपर्ट डाइवर है, इसलिए वो मिंगफी से ज्यादा देर तक सह सकती है। इसी बीच जहाज नॉर्टन से लड़ने का तरीका सोच रहा होता है। कीज को जीरो सुझाव देता है कि वे टॉर्पीडोज का उपयोग कर सकते हैं। उन्हें बस ये सुनिश्चित करना होगा कि वे नॉर्टन के कम से कम 100 मीटर के दायरे में हों ताकि उसे मेल्ट करने का समय न मिले। टॉर्पेडो विमान की गति से चलेगा और नॉर्टन पर इसका प्रभाव बेहद शक्तिशाली होगा। कीज जहाज के डेक पर जाकर नॉर्टन का सामना करता है। जीरो कीज को याद दिलाता है कि एक्सप्लोजन का प्रभाव उसके कानों के लिए बेहद घातक होगा, इसलिए उसे अपने कान बंद रखने चाहिए। कीजा अपनी सुनने की शक्ति को बेहतर बनाने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो अपनी शक्ति सक्रिय करता है और नॉर्टन को उकसाने के लिए कुछ शक्तिशाली राउंड्स फायर करता है। जैसे ही नॉर्टन गुस्से में आता है, उसका पूरा ध्यान कीज पर केंद्रित हो जाता है, जिससे टॉर्पेडो के हिट करने की संभावना बढ़ जाती है। युद्ध के दौरान कीजा कुछ देर के लिए अपनी बैरियर हटाता है ताकि झंग भी ड्रैगन किंग का ध्यान भटका सके। झंग अपनी रॉयल ब्लेड से हमला करता है, लेकिन नॉर्टन इसे आसानी से नष्ट कर देता है। यह आश्चर्य की बात नहीं थी क्योंकि झंग की शक्ति भी नॉर्टन से ही आई थी। जब ड्रैगन किंग विचलित हो जाता है तो कीजा जीरो को टॉर्पेडो लॉन्च करने का आदेश देता है। हालांकि कीजा भूल जाता है कि उसे अपने कान बंद रखने थे। टॉर्पेडो सीधे नॉर्टन की ओर बढ़ता है और उस पर एक भयानक हमला करता है। नॉर्टन समुद्र में गिर जाता है और क्रू को लगता है कि यह खत्म हो गया है। कीज के कान से खून बहने लगता है, लेकिन जीरो कहता है कि एक मामूली सर्जिकल ऑपरेशन से यह ठीक किया जा सकता है। पानी के अंदर नोनो और मिंगफी डाइविंग बेल को सामने देखते हैं और खुश होते हैं कि वे आखिरकार बचने वाले हैं। नोनो मिंगफी को बेल में धकेल देती है, लेकिन जैसे ही वो खुद अंदर जाने वाली होती है, नॉर्टन अचानक प्रकट होता है और अपनी टेल से नोनो को भेद देता है। मिंगफी नोनो को मरते हुए देखता है और अपने साथ बिताए सभी पलों को याद करता है। वो सोचता है कि नोनो हमेशा उसके लिए रही है। नोनो को खोने का ये दर्द मिंगफी को विजन लैंड में धकेल देता है, जहां वो खुद को एक राफ्ट पर पाता है। वहां वो मिंग को अपने पास खड़ा देखता है। मिंग उसे बताता है कि नोनो बाहरी दुनिया में धीरे धीरे मर रही है, लेकिन उसके पास अभी भी उसे बचाने का एक मौका हो सकता है। मिंगफाई रैंट्स करता है कि कैसे नैनो हमेशा
उसके लिए वहां रही है। वो अपने दिल की डिजायर व्यक्त करता है कि वो नोनो की रक्षा करना चाहता है और उसे मरने से रोकना चाहता है। सब कुछ सुनने के बाद मिंग कहता है कि उसके प्रॉब्लम्स का एक समाधान है। वो मिंगफाई को वे चीट कोड्स देने को तैयार है जिनकी उसे नॉर्टन को हराने और नैनो को बचाने के लिए जरूरत है। लेकिन इसमें एक शर्त है। प्रत्येक कोड उसे मिंगफाई के जीवन का एक चौथाई हिस्सा अधिकार देता है। यदि वो 4 कोड्स का उपयोग करता है तो मिंग पूरी तरह से उसकी लाइफ का मालिक बन जाएगा। नोनो को बचाने के लिए बेताब मिंगफाई इस डील को स्वीकार कर लेता है। मिंग ये देखकर हैरान होता है कि मिंगफाई ने ये डील मान ली। वो टिप्पणी करता है कि हजारों साल पहले मिंगफाई कभी भी ये डील स्वीकार नहीं करता। मिंग कहता है कि नैनो ने सच में मिंगफाई को बदल दिया है। फिर वो जोड़ता है कि मिंगफाई अब पूरी तरह उसके ट्रैप में फंस चुका है। इसके बाद मिंगफाई को वो शक्ति देता है जिससे वो नॉर्टन को उसके यैमलिंग का उपयोग करने से रोक सकता है, नोनो को बचा सकता है और किसी भी यैंडलिंग को चुन सकता है। मिंगफाई यूजर्स एबिलिटी को चुनता है। ये शक्तियां मिलने के बाद मिंगफाई बेल की ओर लौटता है, तैरकर नोनो तक पहुंचता है और उसे ठीक करता है। वो नोनो को बेल से बांधकर सतह की ओर भेजता है। ये सब होते ही मिंग कहता है कि अब नॉर्टन से लड़ने का समय आ गया है। मिंग बताता है कि जो बुक उन्होंने पहले पाई थी वो नॉर्टन द्वारा बनाई गई थी और उसमें 7 सिंस की जानकारी थी। मिंगफाई बुक को सक्रिय करता है और 2 रंग चुनता है, येलो और पर्पल, नॉर्टन से लड़ने के लिए। मिंग चेतावनी देता है कि उसने 7 में से सबसे बुरे 2 सिंस चुने हैं जिससे उसकी लड़ाई कठिन हो जाएगी। मिंगफाई कोड का उपयोग करके नॉर्टन को उसके यैंडलिंग से रोकने की कोशिश करता है और एक भयंकर फाइट शुरू हो जाती है। जैसे जैसे बैटल आगे बढ़ती है नॉर्टन अबिस में गायब हो जाता है। मिंगफाई उदास हो जाता है और उन लोगों के बारे में सोचने लगता है जो उसे मिस करेंगे अगर वह मर गया। मिंग उसे विजन लैंड में खींचता है और उसे पेप टॉक देता है। वो याद दिलाता है कि नॉर्टन के यैंडलिंग पर लगाया गया प्रतिबंध धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। अपने भाई से मिली प्रेरणा के बाद मिंगफाई अंततः अपनी खुद की यैंडलिंग सक्रिय करने में सक्षम हो जाता है जिससे उसे अधिक स्ट्रेंथ और स्पीड मिलती है। साथ ही सीजर की यैंडलिंग का उपयोग करते हुए मिंगफाई नॉर्टन को ढूंढ निकालता है और एक शक्तिशाली हमला करता है जिससे वो समुद्र की गहराइयों में गिर जाता है। वो लगभग नॉर्टन को खत्म करने वाला होता है जब उसे पता चलता है कि नॉर्टन और उसका पुराना दोस्त टैंग एक ही व्यक्ति है। मिंगफाई झिझक जाता है और इसी का फायदा उठाकर नॉर्टन उसे चोक करने लगता है। लेकिन तभी मिंग एक डैगर मिंगफाई की ओर फेंकता है और उसे नॉर्टन की पीठ में धकेलने के लिए मजबूर करता है। जैसे ही मिंगफाई सतह की ओर तैरता है उसे याद आता है कि टैंग उसके लिए कितना अच्छा था और कैसे वही एकमात्र था जिसने उस पर विश्वास किया था जब कोई और नहीं करता था। मिंगफाई कड़वे आंसू बहाता है क्योंकि वह जहाज की ओर बढ़ता है। नैनो आखिरकार जाग जाती है और पूरी क्रू उसके चारों ओर इकट्ठा होकर ताली बजाती है। जीरो दूर से मिंगफाई को सतह पर आते हुए देखता है और उसकी मदद करने के लिए तैरता है। वो उसे वापस जहाज पर खींच लाता है। इस बीच में जो अब तक किनारे पर खड़ी थी पहले से ही कमजोर और मरते हुए नॉर्टन को पानी में उभरते देखती है। वो फिलोसोफर्स स्टोन बुलेट का उपयोग करके उसे खत्म कर देती है और अपने एम्प्लॉयर को रिपोर्ट करती है कि जॉब पूरा हो गया है। बाद में मिंगफाई को प्रिंसिपल एंड्रू से मिलने बुलाया जाता है। एंड्रयू वादा करता है कि उसे उस सेमेस्टर में पूरे अंक मिलेंगे, लेकिन पहले उसे एक थीसिस लिखनी होगी। उसे द शेयर्ड थ्रोन्स ऑफ द मोनार्क ट्विंस पर लिखना होगा। एंड्रयू बताता है कि निधोग ने 4 किंग्स को जुड़वा जोड़ों के रूप में बनाया था ताकि वे अधिक शक्तिशाली बन सकें। फिर एंड्रयू मिंगफाई को बताता है कि ड्रैगन्स अक्सर ह्यूमन फॉर्म में आते हैं ताकि वे इंसानों से एम्पैथी प्राप्त कर सकें। नॉर्टन शायद कुछ साल पहले वास से भागने के बाद अपनी यादें खो बैठा था, लेकिन इससे वो एक ड्रैगन किंग बनने से नहीं रुका। एंड्रयू मिंगफाई को टैंग की एक तस्वीर दिखाता है जब वो इंसान था, लेकिन मिंगफाई उसे अपने पास रखने के लिए कहता है। तभी एंड्रयू मिंगफाई को उसके पेरेंट्स का एक लेटर देता है। पत्र में उसके माता पिता उसे मिशन पूरा करने पर बधाई देते हैं और कहते हैं कि वे उसके ग्रेजुएशन डे पर वहां रहने का इंतजार नहीं कर सकते। ये पत्र पढ़कर मिंगफाई भावुक हो जाता है। इसके बाद प्रिंसिपल मिंगफाई से मिशन के विवरण के बारे में पूछता है। वो कहता है कि रिपोर्ट में लिखा था कि जब सीजर ने नॉर्टन को गिराया तब कुछ ने नैनो पर हमला किया,
लेकिन वो चमत्कारी रूप से ठीक हो गई और मिंग फाई भी बच गया। मिंग फाई जवाब देने ही वाला होता है कि मिंग उसे रोक देता है। एंड्रयू कहता है कि अगर मिंग फाई अभी नहीं बताना चाहता तो कोई बात नहीं। बाद में अपने डॉर्मेट्री में मिंग फाई और फिंगर किसी बात पर बहस कर रहे होते हैं जब कोई दरवाजा खटखटाता है। वे दरवाजा खोलते हैं और सीजर को खड़ा पाते हैं। सीजर बस सॉल्ट मांगता है और फिर चला जाता है। अब सीजर और जिहंग उनके ठीक सामने वाले कमरे में रह रहे हैं और नोनो व जिहांग की असिस्टेंट सूजी भी मिंगफाई के पास वाले कमरे में आ गई है। नोनो और मिंगफाई की एक छोटी बातचीत होती है जिसमें नोनो बताती है कि उसे कुछ याद नहीं है। उसे सिर्फ इतना याद है कि मिंगफाई ने उसका नाम चिल्लाया था, लेकिन यह भी नहीं पता कि किसने उसे बचाया। संक्षेप में केवल मिंगफाई को पूरी स्टोरी पता है। बाद में मिंगफाई अपने रूम में वापस जाता है और एक मेल प्राप्त करता है। वो उसे खोलता है और पाता है कि अंदर एक फोन है। ये फोन मिंग्स ने भेजा है ताकि उससे संपर्क करना आसान हो और साथ ही ये सुनिश्चित करने के लिए कि मिंगफाई डील से पीछे न हटे। इसके बाद एंड्रयू मिंगफाई की 3 ई टेस्ट उत्तरों की समीक्षा करता है और देखता है कि मिंगफाई ने खुद को एक विंडो के पास बैठे हुए और मिंग्स को अपने पास चित्रित किया है। एंड्रयू मिंग्स को पहचान लेता है, लेकिन पेपर को जला देता है और मिंगफाई का एकेडमी में फिर से स्वागत करता है।